कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए किरदारों से। अगर किसी मेरे हिंदू भाई पे गुजराती के, मध्य प्रदेश, यूपी से, बिहार से गोली लगती है, पहले बेटे का सीना पार करेगी, फिर उसके ऊपर जाएगी। हम भारतीय हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह कलगीधर महाराज का देश है, गुरु तेग बहादुर जी का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। हमारा पाकिस्तान से कोई नाता नहीं। ये भूखे नंगे टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू जैसे लोग, इनसे कोई हमारा नाता नहीं। हम भारतीय हैं। तो पुलवामा का हमला हुआ और भी कई हमले हुए, पर ये जो हमला था मेरी नज़र में बहुत ही दिल दहलाने वाला। किसी की पत्नी के सामने, जिसकी 4 दिन हो गए शादी को, उसका पति चले जाना, किसी का बेटा चले जाना और किसी का पिता चले जाना, लाखों लोगों की भीड़ जाना, ठीक है ना। कहीं ना कहीं लोकल सुरक्षा का भी कोई कहीं ना कहीं कमजोरी रही। हर चीज नरेंद्र मोदी, हर चीज अमित शाह, हर चीज अजीत डोभाल नहीं, हर व्यक्ति को, हर अधिकारी को एक सच्चा भारतीय है वो रहना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। मौत जब आएगी तो मैं शहीद कहलाऊंगा, पर एक चीज़ से डरता हूँ। सबसे पहले जैसे मेरे से वो पत्रकार सवाल पूछते हैं कि आपके ऊपर इतने बम गोलियाँ चले, 14 बार हमले हुए, पहला ब्लास्ट तब हुआ, तो मैं बड़ा फक्र से कहता हूँ, बड़ी खुशी होती कहने में। मौत का कफन हमने बांधा है, हम राष्ट्र के लिए बचा हुआ जीवन राष्ट्र के लिए देंगे। हम जागेंगे, लोग सोएंगे। 14 बार हमले हुए, 70 लोग दुनिया से चले गए, कई अभी तक जख्मी हैं। और बम्बों से अपने सामने काफले में जाते हुए को मेरा पैर उतर गया। जवान ऐसे बंदूक लेके उसके शरीर के टुकड़े होते देखता हूँ, LMG होती ना, ऐसे टुकड़े होते देखता हूँ। किसी का सिर उतरा हुआ देखा, वाजपेयी जी की कोठी के सामने तो सिर उठा के ला रहा है। तो उसमें अगर मैं बच जाता हूँ इतने हमलों से, तो उसको क्या कहोगे, बोनस ही कहोगे। मैं भगवान के आगे हमेशा प्रार्थना करता हूँ, मुझे जब भी मौत देना, जा तो बम्बों गोलियों के देना, जा अचानक देना, मुझे राजनीतिक आतंकवाद से मौत मत देना। पहलगाम में 26 मासूम लोगों की टूरिस्टों की हत्या से पूरा देश छलनी हो गया है। ये इनकी आत्मा पर लगा एक घाव है। इस हमले ने देश के अभिमान को, स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश की। सवाल उठने लगे हैं, ये मांग उठने लगी है कि इन आतंकियों के खिलाफ और उन्हें शह देने वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे साथ है MS बिट्टा जी, जिन्हें जिंदा शहीद भी कहा जाता है और जो बहुत लंबे समय से, करीब 2 दशक से या कहें 3 दशक से भारत माँ की सेवा कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। बहुत स्वागत है सर वंदे आपका। मातरम, वंदे मातरम। सर, आप आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाने वालों में सबसे पहला अगर कहा जाए तो आपका नाम आता है। पहलगाम में जो हमला हुआ, उससे एक अलग तरीके का भय पैदा हुआ है। आपने ऐसे आतंकी हमलों को बहुत नज़दीक से देखा है। क्या पड़ता है इसका असर? किस तरीके से उन्होंने लोगों को डराने की कोशिश की? क्योंकि ये हमला पहले के जो हमले थे उनसे थोड़ा अलग था। देखो, पुलवामा का हमला हुआ जी, और भी कई हमले हुए, पर ये जो हमला था मेरी नज़र में बहुत ही दिल दहलाने वाला। किसी की पत्नी के सामने, जिसकी 4 दिन हो गए शादी को, उसका पति चले जाना, जी, किसी का बेटा चले जाना और किसी का पिता चले जाना, बहनों के सुहाग उजाड़ देना। खुशी के लिए गए थे और खून से लथपथ बॉडी को, अपने पति की, को अपने पिता की, को अपने बेटे की लेके वापस लौटा। सवाल ये है कि मैं, आपने बिल्कुल सही करा, मेरा बचपन, मेरी जवानी और मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र या तो अस्पतालों में गुजरा, बम गोलियां खाते खाते, जब बहनों के सुहाग जो उजड़े थे, उन बहनों की रक्षा के लिए, उनके लिए क्या कर सकते हैं, मानवता को बचाने के लिए। जब पंजाब में ये कहा जाता था कि यहाँ कोई हिंदू नहीं रहेगा, सेकुलर सिख नहीं रहेगा, कश्मीर की तरह जी, पंजाब छोड़ के चले जाओ, उस वक्त हमने मौत का कफन बांधा था और हमने ये कहा था,
अगर किसी मेरे हिंदू भाई पे गुजराती के, मध्य प्रदेश, यूपी से, बिहार से गोली लगती है, पहले बेटे का सीना पार पर करेगी, फिर उसके ऊपर जाएगी। पर ये जो आपने बहुत बड़ा सवाल किया, इस हादसे ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को दहला के रख दिया। घटना 26/11 की भी हुई थी जी। दहले उस वक्त भी लोग थे। पूरे हिंदुस्तान में अगर 26/11 की घटना हुई थी, राजस्थान के गांव में कहीं किसी ढाबे पे हम चाय भी पीते थे, या किसी होटल में, किसी गांव में होटल में चाय भी पीते थे, कई मंदिरों में जाते थे, तो मैं कहता था यहाँ लोग नहीं है क्या? बात, पहले फॉरेनर बड़े आते थे। कहते 26/11 की घटना हुई थी, उसका असर टूरिस्ट का राजस्थान में पड़ा। कहाँ? महाराष्ट्र, कहाँ राजस्थान, पंजाब में पड़ा। पहलगांव का जो हमला हुआ, इसका असर हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पड़ा। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमारे लोगों को भी वो मार गए, और अब कहते हैं हम परमाणु बम भी चला देंगे जी। और हमें ये धमकी दी जा रही है कि अगर आपने पानी रोका तो हम खून की नदियां बहा देंगे। एक चोरी, एक सीना जोरी। तो आज ये बहुत बड़े एक सवाल खड़े हुए हैं, किया जाए तो क्या किया जाए? जंग की जाए, पीओके के ऊपर हमला किया जाए? एक स्थायी समाधान तो हमें चाहिए होगा सर, एक स्थायी समाधान। हाँ, बिल्कुल चाहिए। नहीं, देखो, समाधान लोग, हम भी कहते हैं पीओके ले लो, जंग कर दो, हम भी कहते हैं, पब्लिक यही कहती है। पर सवाल है कि हर वक्त के हालात अलग अलग होते हैं। ये जो पहलगाम के हालात है, बिल्कुल अलग तरह के बन गए। चाइना कहाँ खड़ा है आज? अमेरिका हमारे साथ खड़ा है आज, रशिया हमारे साथ खड़ा है, यूनाइटेड नेशन ने भी हमदर्दी दिखाई है। अमेरिका की सुरक्षा सलाहकार ने ये भी कहा है कि आतंकवादियों को घसीट घसीट के मारो। रशिया भी खड़ा हुआ है, जर्मनी, फ्रांस, सब हमारे, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़े हुए हैं। पर मेरा जो मानना है आज के वक्त का, पहले तो हम कहते थे, जवान कहते थे कि मौत का कफन हमने बांधा है, हम राष्ट्र के लिए बचा हुआ जीवन राष्ट्र के लिए देंगे, हम जागेंगे लोग सोएंगे, यही कहते थे। नहीं, आज नहीं। आज मेरे विचारों में फ़र्क है। मैं ये कहता हूँ, इजराइल के लोगों को, जब इजराइल की जंग शुरू हुई, मैंने खान मार्केट में कई जगह की ऐसी बेटियां बेटे दिखे जो कहते हम जा रहे हैं अपने इजराइल मुल्क के अंदर, अपनी शिक्षा को छोड़ के, अपनी ट्रेनिंग को छोड़ के हम जा रहे हैं। और कई ऐसे दोस्त देखे डायमंड के व्यापारी सूरत के, जिनके उनके साथ संबंध थे, जो अमेरिका, जो इजराइल के 7 कंट्री थे, शायद जर्मनी या कुछ लगते होंगे, वहाँ से उन्होंने बताया कि दुकानों को खुला छोड़ करके बंदूक उठाई और अपने देश में चले गए। आज एक मौत का कफन बांध के हर व्यक्ति को एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। चाहे मेरी माँ है, चाहे नौजवान है, चाहे मेरे पिता समान है, चाहे मेरे भाई समान है। वक्त ऐसा आ चुका है, मौत का कफन बांधने का वक्त हर भारतीय के लिए आ चुका है। और यह स्पष्ट है कि भारत ने कभी भी कोई पहल नहीं की, पर भारत के ऊपर उन्होंने बार बार पहल की है, तो उसका जवाब देने के लिए हम सब हिंदुस्तान के लोगों को, दुनिया में बैठे हुए को मौत का कफन बांधना होगा और ये कहना होगा। देखो, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, पर मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे। हमें मोदी जी को कहना होगा कि मोदी जी, जो भी फैसला आप लेंगे इस वक्त, उसमें जनता का नुकसान हो, हमारा नुकसान हो, आपका किसी का भी नुकसान हो, हमें कबूल है। हमारी आने वाली जनरेशन के लिए जो आपने पिछले 8 साल में टेररिज्म से मुक्त भारत को किया है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भारत को आतंकवाद से मुक्त करा देना। किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, किसी बहन का पति ऐसे ना शहीद हो जाए, तो ये आप कर देना। और भारत माँ को कोई आँच ना आए, हम आ जाए, भारत माँ सदा सदा के लिए अमर रहे, को ऐसा सोल्यूशन ढूंढ लो। अच्छा सर, पंजाब से उग्रवाद का खात्मा हुआ एक तरीके से, तो अब लेकिन ये बात हम कश्मीर के मामले में नहीं कर पा रहे। कश्मीर से ये चीज़ें ख़त्म होती क्यों नहीं? धारा 370 जब वहाँ पर ख़त्म हुई तो ये हुआ कि हाँ भाई अब जो, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ जी। कश्मीर में तो ख़त्म हो गया, तो फिर ये अचानक ये जो पहलगाम अटैक हुआ। देखो 2 चीज़ें हैं।
लाखों लोगों की भीड़ जाना, ठीक है ना, कहीं ना कहीं लोकल सुरक्षा का भी कोई कहीं ना कहीं कमजोरी रही, बिल्कुल, है ना। अब मेरे से अगर पूछोगे, मुझे राजीव गांधी की जब डेथ हुई तो मैंने उनकी कोठी में 10 जनपथ में 1 महीना पहले अपने दोस्त को बोल दिया कि राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा। मेरा सुरक्षा का अनुभव था। मैंने जब उसकी एसपी जी हटी और अपना बार दिल्ली पुलिस के रिटायर होने वाले 2-4 महीने में जो उसके सुरक्षा वाले थे, उनको देख के कह रही, जब इनकी माँ को मार दिया, शहीद कर दिया और 36,000 लोगों को पंजाब में मार दिए, तो राजीव गांधी को मारना बड़ा आसान है, इसकी तो सुरक्षा ही बेकार है। ये मेरी 90 में जब उनकी डेथ हुई या 91 में, उस वक्त मेरे विचार से मेरी उम्र क्या होगी। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पटना में ब्लास्ट हुआ, मैंने 5 दिन पहले चिट्ठी लिख के भेज दी, जो अभी शर्मा जी यहाँ मिनिस्टर हैं यूपी में, उस वक्त सेक्रेटरी थे, कि मोदी जी अपना ध्यान रखना, गुजरात पुलिस के बगैर कहीं मत जाना, कहीं जाओगे कि रास्ते में ट्रक कार ऐसा ना हो, क्योंकि मैं कार बम सबसे झेल चुका हूँ, ट्रक से झेल चुका हूँ। तो 5 दिन बाद उनको चिट्ठी मिलती है कि ये ऐसा है। अगर राजीव गांधी इनका अगर मेरे पे ब्लास्ट होते हैं तो मुझे पता होता, मैं पहले कह देता हूँ पुलिस वालों को भी मेरे पे ये घटना हो सकती है, और फिर वो होती है। अमृतसर ब्लास्ट की भी बताता हूँ, दिल्ली ब्लास्ट की रायसीना रोड भी बताता हूँ। ऑफिसर अभी तक जिंदा है, अभी रिटायर हुए, धर्मेंद्र कुमार जी डीसीपी डीजीपी रेलवे रिटायर हुए। 26/11 की घटना होती है तो मैं करनाल में 6 महीने पहले कह देता हूँ कि समुंदर के जरिए टेररिज्म आएगा, पर यह नहीं कहा कि 26/11 की घटना बॉम्बे में होगी। मेरे पास क्या कोई आईबी का इनपुट है, या मेरे पास रॉ का इनपुट है, या मेरे पास कोई एजेंसी मुझे बताती है? अनुभव आपको मेरा बताता है? नहीं, अनुभव भगवान की कृपा से मेरा अनुभव है, पर उसको सीरियस ले कौन? उसको सीरियस ले कौन? सवाल तो ये है ना कि सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, कहीं चूक कहीं ना कहीं हुई है। अब फर्ज करो मैंने कश्मीर जाना हो, मेरा दिल करता मैं जाऊं, मैं चले जाऊंगा, को बहादुरी दिलेरी इसमें दिखाने वाली बात नहीं। मुझे पता मेरा मैसेज जैसे ही पहुंचेगा कश्मीर, वो सीधा आईएसआई के पास किसी ना किसी कश्मीर पुलिस वाले से कहीं ना कहीं लीक होके जाएगा। जैसे बाहर निकलूंगा, बाहर कबाड़ों की दुकान है, कारें खड़ी हैं, स्कूटर खड़े हैं, कार बम किसी ने लगाया। देखो हम भगवान भरोसे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो, अमित शाह जी ने जो राष्ट्र के लिए कर दिया, हमको एक 70 साल की कैंसर की बीमारी निकाल के आतंकवाद से मुक्त कर दिया, पर आगे जिम्मेदारी सबकी है ना। हर चीज तो नरेंद्र मोदी अमित शाह जी आके नहीं निभाएंगे ना। वहाँ का मंत्रिमंडल है, वहाँ की सरकार है, वहाँ के डीजीपी हैं, वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। अगर उनको थ्रेट लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कह सकते हैं कि हमें 2000 आदमी ये गर्मी के लिए चाहिए, ताकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आने वाले हैं, हमें 4000 चाहिए, सीआरपी इतनी चाहिए, बीएसएफ चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। जब पुलवामा की घटना हुई उस वक्त भी दिया था, पर ठीक है उस वक्त वो रास्ते में उन्होंने अटैक कर दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें इतनी फोर्स चाहिए, क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्यों? अब कल को हालात बिगड़ते हैं तो अभी तो करोड़ों अरबों रुपए लग जाएंगे, हथियारों पे लगेंगे, प्लेन पे लगेंगे, हर चीज़ पे लगेंगे। हम उसकी मुकम्मल तैयारी पहले क्यों नहीं करते? मैं एक छोटी सी अपनी अभी उदाहरण देता हूँ, 15-20 दिन की नवरात्रों की उदाहरण देता हूँ। नवरात्रों में मैं मंदिरों में दर्शनों में माता के जाता हूँ। राजस्थान से होके आके मैं दतिया माता बंगलामुखी गया लास्ट रामनवमी के ऊपर। तो मुझे जैमर मिलता है, तो मेरा ख्याल ग्वालियर से दतिया मेरे का 50 किलोमीटर का फासला होगा, 70 का होगा। सुबह 5 बजे ट्रेन पहुंची, रात को 1-1:30 बजे जैमर चला, तो रास्ते में किसी गाड़ी में लग गया। तो जैसे ही उतरा, कहने सर जैमर जो है ना वो रास्ते में एक्सीडेंट थोड़ा सा हो गया, तो जैमर प्रोवाइड नहीं हुआ, आपका भोपाल से आ रहा है। मैं छोटी सी एक अच्छी बात बता रहा हूँ। रात को किस अफसर को किसने फ़ोन किया होगा? मेरे अधिकारी ने तो दिल्ली से जो होम मिनिस्ट्री, उन्होंने तो किया नहीं ना। मैंने कहा नहीं जी मुझे जैमर चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मत्था टेकूंगा, 12 बजे ट्रेन आ चले जाऊंगा। मैं कहा यार मना कर दो। आप हैरान होंगे, 500 किलोमीटर आना और 500 किलोमीटर जाना। मैं हवन करके मत्था टेक के माता के चरणों में बंगलामुखी के बाहर आया तो जैमर खड़ा था। कमाल है, गाँव है, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है। मेरा ख्याल कम से कम 40-50 उन्होंने आदमी लगाए थे अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर। मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं थ्रेट प्रोटेक्टिव हूँ। सवाल है अगर थ्रेट प्रोटेक्टिव होने की वजह से मैं सुरक्षा को समझता हूँ अपना नहीं, कि ये पब्लिक के लिए, अगर मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, आम पब्लिक के लिए कैसे होंगे? आज आप बॉम्बे में चले जाओ,
अब बॉम्बे में 10 किलोमीटर था, मीरा रोड चले जाओ, नई मुंबई चले जाओ, चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। अगर बॉम्बे में चले जाओ 26/11 की घटना के बाद बॉम्बे लवारस है, क्या कह के थक गए, और बचा लो यार बॉम्बे को बचा लो, ओ बॉम्बे को बचा लो यार। नहीं ध्यान, बाबा सदीकी भी मर गया और भी हो गए। अब सवाल है कि पहलगाम की घटना के बाद हमें आगे हर चीज़ फोकस उस पर करते हुए, बड़ी जो स्टेट है, जो इकोनॉमिक स्टेट है, गुड़गांव है, टूरिस्ट प्लेस है आपका, जोधपुर है आपका, जयपुर है आपका, उदयपुर है आपका, बॉम्बे है आपका, यूपी है, जो भी ऐसे स्थान है, बेंगलोर है, कर्नाटका है, उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि इधर दिमाग हो और वो उधर कुछ कर दे। आपको अंदेशा है कि बहुत जल्द नहीं देखो, ऐसे धोखेबाज स्थानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। किसको? ऐसी जगहों को निशाना, ऐसे शहरों को निशाना हाँ बनाया जा सकता है। क्यों नहीं। जब मैंने अपनी जिंदगी की कहानी 26/11 की घटना बता दी, मोदी जी की घटना बता दी, राजीव गांधी की घटना बता दी, अपने पे जो बड़े ब्लास्ट हुए उसकी घटना बता दी। अब मेरे पास तो किताब तो नहीं है, अगर मेरे जैसे व्यक्ति का दिमाग काम कर सकता है तो जो अधिकारियों ने इतनी बड़ी शिक्षा ली है, किताबें पढ़ी हैं, सब कुछ है, अब अजीत डवाल जी हैं, उनके दिमाग काम करता तो ये देश के हालात को उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है। तो अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ये ना समझे कि हमने में कभी बोला नहीं ऐसा कि हमने वर्दी पहन ली और हम कुछ भी करें। हमें सुरक्षा को पूरा अनुभव करके सोचना होगा कि हम अपने देश को, पब्लिक को कैसे बचा सकते हैं ताकि पाकिस्तान इस पे, आतंकवाद पे अपनी जीत ना प्राप्त कर सके। इसमें कोई ये ना समझे मैं पुलिस के खिलाफ के बोला, मैं तो कभी बोलता नहीं। अच्छा सर, आपने आतंक को बहुत करीब से देखा है, आप पंजाब में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, कर्मभूमि रही है आपकी। पहलगाम में जो हुआ वो क्या बिना किसी लोकल सपोर्ट के संभव था? जैसे कि कश्मीरी कह रहे कि हमारा इसमें कोई नहीं सकता। को होटल वाले होंगे, को घोड़े चलाने वाले होंगे, कोई लोकल और व्यक्ति होंगे। देखो ये आप हमेशा याद रखिए, जो भी कश्मीर के अंदर घटना होती है, कश्मीर के अंदर घटना के पीछे लोकल किसी ना किसी व्यक्ति का हाथ होता है, इनके संपर्क होते हैं। तो ये तो आप सवाल को बनता ही नहीं कि अकेले आए और मार दिया जी। अब लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके घरों के घर तबाह कर रहे हैं ये। तो लोकल सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर पहले जैसे हालात होते तो आज हम कहाँ होते। अगर मोदी जी, अमित शाह या सरकार स्टैंड ना लेती 377 धारा का, आज देश कहाँ खड़ा था? हमारे पास तो कोई खड़ा ही नहीं था। आज हमारे साथ सारे देश खड़े। ये देश को वही देखो, उसने शरारत तब की पाकिस्तान ने जब यहाँ उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए। हाँ जी बिल्कुल, टाइमिंग शरारत तब की जब सऊदी अरब के अंदर एक सेकुलरिज्म का संदेश देके मुस्लिम कंट्री में गए। शरारत उस वक्त की जब पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान का टूरिस्ट कश्मीर में आ गया और वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा, अरे कश्मीर ठीक हो गया, कश्मीर, सारे कह रहे थे ठीक हो गया, वो ठीक भी था। और बिल क्लिंटन जब एक बार आए थे हिंदुस्तान के अंदर, 25 सिखों को उनके कश्मीर के अंदर उनके घरों में निकाल के बहनों के सुहागों को उजाड़ के उनको लाइन में खड़ा करके मार दिया था। एक इंटरनेशनल कश्मीर इशू उठाने के लिए ये घटना की, और वो इशू उठा जब यूनाइटेड नेशन बोल दिया कि थोड़ा अपने आप को ठीक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब उसका मुद्दा जो बंद डब्बे में था, जो ख़त्म कर दिया था, वो तो उठ गया ना। तो उसके लिए हम कितने तैयार थे। मैं फिर कहूँ, हर चीज़ नरेंद्र मोदी, हर चीज़ अमित शाह, हर चीज़ अजीत डवाल नहीं, हर व्यक्ति को, हर अधिकारी को एक सच्चा भारतीय है वो रहना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। कभी KPS गिल आपने देखा होगा पंजाब के अंदर आज नहीं रहे, टेररिज्म को किस तरीके से समाप्त किया। JS रिबेरो थे जो महाराष्ट्र के थे, पंजाब के DGP रहे। ब्रेन चलते थे, दिमाग चलते थे। आपकी नज़र में आज हम कैसे समाप्त कर सकते हैं टेररिज्म की समस्या को, खासकर जम्मू कश्मीर में? देखो, समाप्त तो टेररिज्म तो हो ही चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं। पर ये जहाँ तक टेम्परेरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, टेम्परेरी, क्योंकि आज जो असर पड़ा है इसका 4 साल 3 साल तक इसका असर रहेगा। होटल खाली हो गए, 12 करोड़, मेरा कोई दोस्त था बता रहा, 12 करोड़ एक होटल का मालिक वापस लोगों को देना पड़ा। हाथ पे हाथ ऐसे सब धर के बैठे। हल देखो एक ही है कि सख्त कदम उठाने होंगे।
जो कह दिया सिंधु बॉर्डर जो भी वो पानी रोकना है तो फिर वो रोकना है, अब निकल गया तो निकल गया, उसके लिए अब जंग होती है, उधर से क्या चलता है इधर से, वो तो हर भारतीय को आज इजरायली की तरह एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा, रोज रोज घुट घुट के मरना वो ठीक नहीं, जो है वो करना पड़ेगा। और हर भारतीय से आपका मतलब किससे है? सारे मतलब धर्म, सारे समुदायों के लोग, जिसमें कश्मीर के लोग, मुसलमान भी शामिल हो, आपका मतलब नहीं, ये है? वो देखो दो बातें हैं ये घटना में आपको, क्योंकि देखिए जो कश्मीर में हुआ वो बिना किसी लोकल सपोर्ट के संभव नहीं था। दो बातें मैं आपको, बिल्कुल आपने सही कहा। देखो ये घटना के बाद आप कई चीज़ों को रिसर्च करना पड़ेगा आपको जी। बड़े बड़े चैनलों को निकाल के देखना पड़ेगा और न्यूज़ देखनी पड़ेगी। ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं इसमें किस किस समुदाय ने किए हैं, फोटो पॉलिटिक्स कितनी थी, जैसे मार्च करते एक आंखों में आंसू होते, बीच में को हंसते भी लोग होते हैं, दिखावा कितना था जी। अपनी अपनी पार्टी को खुश करने के लिए किया है। देखो हमने ज़िंदगी में बहुत ऐसे प्रदर्शन किए, ये जनपद है ना क्या, बड़े प्रदर्शन किए, खुद ही कहते थे यार फायर ब्रिगेड चलाना, ये पोज आना, सब देखो सब लाइफ में अपन ने देखा है। आज वक्त बदल गया, हिंदू बोलेगा तो फिरका प्रश्न है। अब ये कहते हैं कि उन्होंने हिंदू समझ के मारा, आइडेंटिटी कार्ड देके, कपड़े उतारे, जो कुछ भी उन्होंने कहा। अब लोग कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर आप हिंदू बात क्यों कर रहे हैं, क्या हिंदू कहना गुनाह है? 19,000 हिंदू पंजाब में मार दिए, मैंने अपनी आंखों से देख के, ट्रेनों से बसों से निकाल के, घरों के घर खाली करा दिए। एक 1947 बुजुर्गों ने देखी, अपनी आंखों से देखी। बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है। मैं कोई हिंदू मुसलमान की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश में मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, अभी एक हिंदू लीडर को मार दिया गया। आपने देखा होगा कनाडा के अंदर हनुमान मंदिर पे खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर अक्षरधाम पे हमला कर दिया गया। फुटबॉल बना के पैरों में रोदा जाता है, उससे खेला जाता है। तो क्या सिख समाज के लोग, जिम्मेदार लोग की बात करता हूँ, पॉलिटिशियन ने, क्या कोई सड़कों पे आया, क्या किसी चैनल में कहा ये कहना जी हम निंदा करते, ऐसी निंदा को हम नहीं मानते ना, ऐसी निंदा नहीं। दर्द एक भारतीय की तरह अंदर से होना चाहिए। ये नहीं हम निंदा करते, को एहसान नहीं कर रहे, आप भारत में रहते हैं, कोई भी है, मैं को बुरा ना मनाए। मेरे समुदाय के लोग कितने मौलाना साहब आए, ये हमें देखना पड़ेगा। ये अब टाइम हो गया, गुजर गया, अब कल को प्रदर्शन करे, ठीक है, ये गुजरना, हमें निकलना पड़ेगा कि दूसरे समुदाय के लोग जिनका भारत पे हक है, देखो ये तिरंगा झंडा एक हिंदू का नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने अपना अपना खून बहाया। शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इस्तफाकुल्ला खान, जलियांवाला बाग की मिसाल है। आज़ादी की लड़ाई हमने, ठीक है, अलग हुए, हमने सब ने खून बहाया है, पर ये हिंदुस्तान है, हमारा हक है। तो हम इस चीज़ के पीछे क्यों रह जाते हैं? मैं आपके सामने हूँ, मैं अगर आपसे कोई सवाल पूछूं, आप मेरे से इतने सवाल किए, आप मुझे पहले भारतीय मानते हैं तो सरदार मानते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सर सबसे पहले तो हम भारतीय हैं। नहीं, मैं वही कहना, इसके बाद हम किस स्टेट के हैं वो बाद में आता है। ठीक है ना, हम कहीं बाहर जाएंगे तो ये नहीं बताएंगे हम यूपी से हैं कि पंजाब से हैं। मैं वही कहूँ ना, यही मैं खुश हूँ इसी बात के, यही मुझे फख्र है कि लोग मुझे भारतीय कहते हैं, और भारतीय कहने के बाद फिर मेरी पगड़ी की शान आती है। मैं कहूँ मैं तो पहले सरदार हाँ, नहीं, कभी नहीं। जिसने गोली चलानी चलाए, गाली देनी दे, नो प्रॉब्लम, देंगे गाली, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भारतीय हूँ, मुझे भारत पे फख्र है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना जीवन कुर्बान किया, ये शीशगंज साहब, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शीश को निछावर किया है। हिंदू मुसलमान हर के लिए उन्होंने अपने मानवता के शीश को निछावर किया। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप पाकिस्तान को कैसे ठीक करेंगे? बात तो करें पहले अपने देश के अंदर जो गद्दार हैं, जैसे अभी सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि बॉर्डर खोल दो, और पीछे बॉर्डर पे जब अटैक हुआ 3 दिन पहले बॉर्डर खुलवाने चला गया, बीएसएफ ने धक्के दे के निकाला। अब कल उसकी स्टेटमेंट आ गई कि पाकिस्तान का बॉर्डर खोलो, और पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, जो एजेंसियों ने की। अरे भारत में रह के ऐसी बात कर रहे हैं आप। और संजय राउत कह रहा है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसको टेररिज्म के नाम की कोई समझ नहीं। अपनी लड़ाई लड़ो पॉलिटिकल पार्टियों से, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पार्लियामेंट में लड़ो, पर भारत माता से खिलवाड़ क्यों? इस वक्त भारत माता पे मुसीबत है। को कांग्रेस नहीं, को बीजेपी नहीं, को सीपीएम नहीं, सीपीआई नहीं, इस वक्त राजनीति आप क्यों करते हो? तो उसके बारे में क्या कहोगे? अगर आपने
पाकिस्तान से अपने लोग इधर बुला रहे हैं, इधर से पाकिस्तान बाहर भेज रहे हैं, तो फिर जो देश के अंदर कहते हैं ना, कवि प्रदीप जी का गाना था, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गिरदारों से, दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों सी वफा से डरते, उनका इलाज क्या होगा। इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई निंदा नहीं, कुछ नहीं, कोई शोक नहीं, जी पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दो, इनकी हिम्मत इतनी हो गई। सरदार का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भारत के साथ खिलवाड़ करें। सरदार एक लफ्ज़ है। कभी माँ कहती थी मेरे घर में हिंदू धर्म से मेरे 2 बेटे होंगे तो एक सरदार होगा। गुरुद्वारा साहब में आज देख लो, हिंदू कम सरदार कम हिंदू भाईचारा जाते हैं। हरमंदर साहब देख लो, पगड़ी कम सिर पे पटके ज़्यादा होते हैं और पूरी दुनिया से आते हैं। तो इस वक्त दूर क्यों? मानवता का कत्लेआम इस वक्त दूर क्यों? मैं सारे सरदारों पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, पर कई कहते हैं अगर आपसे भी सारे तो ऐसे नहीं है, मैं मानता हूँ सारे ऐसे नहीं है। चुप रहना भी गुनाह है, सोशल मीडिया है, चुप रहना गुनाह है। अपने विचारों को रखो। अपने चुप रहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं दोषियों के साथ भी हैं, ये भी एक मतलब हो सकता नहीं, है। चुप रहना आप समर्थक करते हैं। अगर पन्नू की मेरे पास कल स्टेटमेंट है, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो कहते खालिस्तान जिंदाबाद, तो उसका जवाब तो सरदार ही देगा ना। हिंदू देगा तो फिरका परस्त, हिंदू देगा तो बीजेपी, हिंदू देगा नफरत फैलाने वाला, हिंदू देगा तो आरएसएस, तो मेरा सरदार भाई बोलेगा कोई नहीं। वो पन्नू आईएसआई का एजेंट जिसने कहा 60 करोड़ की बीट महाकुंभ की मैं बम्बों से उड़ा दूंगा, वो पन्नू कहता मैं राम जन्मभूमि का बम्बों से उड़ा दूंगा, और टेररिस्ट पकड़े भी जाते हैं। अच्छा सर, हम खालिस्तान के मुद्दे पर भी आएंगे। इससे पहले एक जो सवाल मेरा ये था कि अक्सर देखा गया जो युवा है, हमारा यूथ है, वो टेररिज्म की तरफ बढ़ता है। उसके पीछे रीज़न बताते हैं कि भाई गरीबी है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, मौके नहीं मिल रहे, रोज़गार नहीं मिल रहा है, समानता नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो पंजाब में भी थी और जम्मू कश्मीर में भी है। लेकिन अगर हम इस तर्क को माने तो ऐसा तो बिहार में भी होना चाहिए। बिहार का जो युवा है वो क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, देखो, तो आपका इस पे क्या है? देखो जी, कोई बेरोजगारी वाली बात नहीं। आपके मन के अंदर संकल्प है, हमने शिक्षा लेनी है। अगर आपके मन के अंदर संकल्प है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो स्कूल कॉलेज के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं पंजाब के अंदर या कश्मीर साइड पे। विदेश में चलो, अमेरिका चलो, कनाडा चलो, ऑस्ट्रेलिया चलो, है ना, बड़े बड़े होर्डिंग, साथ में उनके झंडे लगे हुए हैं। जो छोटा बच्चा बाहर से निकलता है तो माँ को जाके कहता है मैं जब थोड़ी सी शिक्षा कर लूँगा मैं तो कनाडा जाऊँगा, मैं तो जर्मनी जाऊँगा, ठीक है ना। वो माँ बाप अपनी ज़मीन को बेच के बच्चों को बाहर भेज देते, इस शर्त पे भेजते हैं कि मेरे बच्चे कहीं पाकिस्तान के नार्को टेररिज्म के शिकार ना हो जाएं, कहीं गोलियों बम्बों के शिकार ना हो जाएं। कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर के बच्चे IPS IAS बहुत हैं। हमें बच्चों को शिक्षा तो देनी। अब्दुल कलाम जी की बात करें, किस परिवार से थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे अमृतसर मेरे घर के पास रहते थे। कहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नाम बनाया? नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? कहाँ नरेंद्र मोदी जी पहुंचे? मेरे कहने का मतलब कि ये शिक्षा देनी, ये तो माँ बाप का फर्ज है। अच्छी शिक्षा दें, अच्छे साइंटिस्ट बनाएं, अच्छे फौजी बनाएं, अच्छे अधिकारी बनाएं। ये तो माँ बाप का फर्ज है, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी का फर्ज है कि अपनी शिक्षा लें। कैसे उनको जगह नहीं मिलेगी? ये कहना बेरोजगारी, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। शिक्षा अच्छी तरह दिल से लो तो सब कुछ होता है। रोजगारी एक मुद्दा बना के कहो जी इसलिए लोग टेररिज्म के ना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अभी भी मैं किसी बड़े बीजेपी के सीनियर लीडर से बात कर रहा था पंजाब के बारे में, कोई एयरपोर्ट पे आते हुए, तो कहने लगे पंजाब की कुछ समस्या आई थी। मैं कहा भैया कोई समस्या ही नहीं है। पंजाब को जितना दुनिया ने प्यार दिया है, दुनिया ने पंजाब के अगर सिर झुकाया, इस पगड़ी के अगर आप देखोगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है अमृतसर के अंदर। पर सरदार मेरे जैसे 2-4 देखोगे जो मंदिरों में मत्था टेकने जाते हैं। ये मैं तो पूरे मंदिरों में ही टाइम मेरा गुजरता है ना, धार्मिक नहीं जाते। पर कभी किसी हिंदू भाई ने ये नहीं कहा यार हम तेरे आते हैं तुम नहीं आते। वो कहता सिख कौम हमारा हक है, वो गुरु मेरे हमारे हक है, हमारा रोटी बेटी हमारा 9 मास का रिश्ता है। तो ये भी विचारधारा को हमें सोचना पड़ेगा इस राष्ट्र की मजबूती के लिए। अगर ऐसी चीज़ें नहीं सोचेंगे तो अकेले चलते रहेंगे जी। अब कश्मीर पे मुद्दा है तो हम पाकिस्तान को कर दें, पर अपने देश के अंदर जो ऐसे लोग हैं उनके ऊपर भी देखना पड़ेगा। कितनी देर तक तरले मार के चलाएंगे उनको? एक होता ना दिल से चलना, मैं हूँ ना, मैं दिल से उसकी कृपा से चलता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ ना। मेरा बोनस की ज़िंदगी, मेरा कोई शौक़ है कि मुझे राज्यसभा दे देगा या मुझे को गवर्नर, मेरा शौक़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी बोनस है, मैं इन चीज़ों से दूर हूँ।
है ना। तो दिल से एक भावना निकलना चाहिए, भारतीय हैं। जब हर इंसान के ऊपर ये मुंह से नारा निकलेगा मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, तो ये सारी लड़ाई झगड़े फसाद खत्म, लोग सब सड़कों पे आ जाएंगे। हम ये कहने को तैयार ही नहीं है। मैं जो देखता हूँ ये कहने को तैयार नहीं है। हिंदू बोलेगा वह तू तो हिंदू है, तू तो बोलेगा, जबकि ऐसी भावना हिंदू धर्म के अंदर नहीं है। दूसरे समुदाय के लोग ये कहने में हिचकिचाहट क्यों है? और ये पहलगाम की घटना ने आपको साबित कर दिया। कौन कौन चैनलों में आप देखें, सुबह से अभी तक डिबेट चल रही, कितने लोग आए। हाँ, फौज के कोई अधिकारी बड़े होंगे जिनका कर्तव्य था पूरा, के आम पब्लिक आदमी कौन आया? समुदाय की बात कर रहा हूं मैं। अब ये चीजें आप छुपाने का वक्त नहीं है। जिंदगी का सफर निकल गया, अब खुल के बोलने का वक्त है। सच है तो सच है। और आप खुलकर क्या बोलते हैं? यही बोल रहे हैं कि भाई हिंदू तो हिंदू, आपको जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, वो आए और इस चीज़ को लेके कहे कि हमारा राष्ट्र है, अगर आप इस राष्ट्र में रह रहे हैं तो ये हमारा राष्ट्र है। आपने मेरी बात का क्या जवाब दिया कि हम सरदार बाद में पहले पिट्टा तुमको भारतीय मानते थे। बिल्कुल। ये आप अकेले नहीं कहते, ये पूरे देश से, हर पत्रकार से, हर जगह से मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे ये जवाब, तुम मुझे कितना फख्र महसूस होता है। एक मैं कहूँ आप देशभक्त हैं, हम हजारों बार मर के जन्म ले लें इस भारत के अंदर, हम भारत माँ का कर्ज चुका ही नहीं, हम देशभक्त बन ही नहीं सकते। अगर कहे तूने इतने बम खाए, बड़ी कुर्बानी है, हम कुर्बानी जिस दिन करेंगे मिट्टी में मिल जाएंगे। हमें बात भारतीय कह दिया इस पगड़ी को, वही हमारी फख्र की शान है। दूसरे क्यों नहीं? जिस दिन दूसरे समुदाय के लोग, हम कहते हैं दूसरे भी नहीं कहना चाहते, पर कहने पे कई बार मजबूर होना पड़ा, दूसरे समुदाय के लोग जिस दिन ऐसी घटना हो, सिर्फ वही समुदाय हो और हाथ में तिरंगे झंडे हों और विरोध हो और पाकिस्तान के एटम बम की तरह बर्बाद कर देगी। और जब ये कहे पन्नू कि हम महाकुंभ को बम्बों से उड़ा देंगे, तिरंगे झंडे को अपमान करता है, तो पंजाब का नहीं हिंदुस्तान का सरदार गुरुद्वारे में सबको बुलाए और बुला के कहे हम भारतीय हैं, हमारे गुरुओं का देश है, हम भूखे नंगे टुकड़ों के पलने वाले ISI के एजेंट पन्नू जैसे लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं। 3 बातें कोई कहने को तैयार ही नहीं। लेकिन वाकई एक आदर्श स्थिति है जब आप चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने आप को पहले भारतीय कहे। और अगर उसने अपने आप को पहले भारतीय कह दिया तो वाकई किसी जंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा लाइफ का अनुभव है, मैं आपके सामने मिसाल हूँ। मैं तो रोज टूर पे रहता हूँ, मुझे पता लगता ही नहीं मैं सरदार हूँ। मुझे तो कहना यार भारतीय आ गया, मतलब मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ, मर के बच के बोनस की जिंदगी में उदाहरण हूँ, मुझे फक्र है। अच्छा, अपनी जिंदगी को बोनस की जिंदगी क्यों कहते हैं? बोनस है सर बहन जी, 14 बार हमले हुए, 70 लोग दुनिया से चले गए, कई अभी तक जख्मी हैं, और बम्बों से अपने सामने काफले में जाते हुए को मेरा पैर उतर गया। जवान ऐसे बंदूक लेके उसके शरीर के टुकड़े होते देखता हूँ, LMG होती है ना, ऐसे टुकड़े होते देखता हूँ। बच्चे छोटे छोटे स्कूल में जा रहे हैं, मेरे कारण वो भी चले गए। बच्चे पढ़ने गए थे, तारों में लटकते हुए देखे हैं। किसी का सिर उतरा हुआ देखा, वाजपेयी जी की कोठी के सामने को सिर उठा के ला रहा है। तो उसमें अगर मैं बच जाता हूँ इतने हमलों से, तो उसको क्या कहोगे? बोनस ही कहोगे। 14 बार तो रिकॉर्ड में है, वैसे तो कई 100 बार उन्होंने कोशिश की होगी कि सामने मेरा घर है। तो ज़िंदगी तो बोनस है। मैं मर चुका हूँ, सही मैंने देखो, मैं तो मर चुका हूँ। मैं तो ज़िंदगी के तमाशे देख रहा हूँ, अच्छा भी देख रहा हूँ, बुरा भी देख रहा हूँ। कोई मुझे शौक़ नहीं है। मैं तो जो मेरे अनुभव में मैं वो बता देता हूँ। अब मैं कहूँ यार मेरे से तो सरदार नाराज़ हो जाएंगे, मेरे से तो मुसलमान भाई नाराज़, देखो मेरा अब बोनस की ज़िंदगी है, अब ये ज़िंदगी का वक्त गुजर है, जो बोलना सच बोल दो, गाली देंगे दे दें। पर लोगों को, अच्छे लोग भी हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में बैठे सच्चे भारतीय हैं, वो भी तो मुझे सुनते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ या मैं ठीक कह रहा हूँ। आपको नरसिम्हा राव जी ने जैसे कहते हैं जिंदा शहीद कहा था। हाँ, और आपने अपनी पूरी जिंदगी आतंक के खिलाफ लड़ने में लगा दी है और इसके खात्मे के लिए आप जगह जगह शहर शहर घूमे हैं और काम किया है। शुरुआत कहाँ से हुई सर, अगर आप बात करूँ आपकी निजी जिंदगी? देखो, मेरी सबसे पहले, जैसे मेरे से को पत्रकार सवाल पूछते हैं कि आपके ऊपर इतने बम गोलियां चले, 14 बार हमले हुए, पहला ब्लास्ट कब हुआ? तो मैं बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ, बड़ी खुशी होती कहने में। बड़ा छोटा था उस वक्त, 82 में शायद, 82 में अमृतसर हरमंदर साहब के थोड़ा सा दूर 15 अगस्त का दिन आया। तो मैं जलियांवाला बाग से, शहीदों की मिट्टी से, मैंने अपने ग्रैंडफादर से शपथ ली थी कि इन्होंने आज़ादी लेके दे दी, मिट्टी की कसम खाता हूँ, लाल की मिट्टी की,
बड़ा होगा इस आज़ादी की रक्षा करूँगा। उन्होंने मुझे किताबें ला के दी, पढ़ते पढ़ते 2-3 महीने में, तो उसके बाद मैं शपथ ली। तो फिर 15 अगस्त 26 जनवरी स्कूल से ही कार्यक्रम करना शुरू किया। मोहल्ले के लोग होते थे, मेरे जी। बुजुर्ग होते थे, मेरे दोस्त होते थे, है ना, कोई स्कूल के होते थे, तो झंडा लहराते थे। तो हमें क्या पता था कि वो शहीदों की मिट्टी पे जो शपथ ली वो हमारा इम्तिहान लेगी। हमें तो नहीं मालूम था ये जलियांवाला बाग और ये हरमंदिर साहब, ये हमारी हवेली। और 15 अगस्त आई, उस वक्त भिंडरांवाला अंदर आ गया था हरमंदिर साहब में। अंदर से गड़े से पर्चियाँ निकालते थे, जो पर्ची निकली पंजाब, दिल्ली, जयपुर, इस आदमी को मार दिया जाता। मैं तो सामने था, बच्चा था। 15 अगस्त आई, हम उसी तरह शमयाने लगा रहे थे। उस वक्त शमयाने होते थे डब्बी वाले, नीली पीली डब्बी। आजकल तो दूसरे आगे ने बांस लगा के लगाते थे। तो हम खुद मेहनत करते थे सुबह शमयाने लगाने के लिए। 5 बजे निकले, थोड़ा सा मैं घर के अंदर आया तो उन्होंने 5 बजे मेरे घर में ब्लास्ट कर दिया। बड़ी आवाज़ आई, ग्रेनेड 2 फेंके। तो हम घबराए नहीं। मेरा मोटरसाइकिल इनफील्ड खड़ा था, मेरे पास रिवॉल्वर था, मेरे फादर का रिटेनर था मैं उसका। अच्छा। तो मैं लेके, उम्र मेरी हो चुकी थी, उससे मुझे रिटेनर बना दिया था। तो रिवॉल्वर अभी भी मैं दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ा है। तो मैं बाहर निकला तो कोई वाइफ हस्बैंड मत्था टेक के आ रहे थे हरमंदिर साहब से। तो मैंने कहा कोई देखा तो नहीं भागते हो? ना इस गली में, गली के आगे जाके भिंडरांवाले का स्थान मतलब उनके एरिया था, उनके पीछे मैं गया। तो खैर वो जा चुके थे। और उसके बाद उनका यही मकसद था कि मैं आज़ादी का दिन ना मना सकूं, तिरंगा झंडा ना लहरा सकूं। फिर तिरंगा झंडा लहराया, फिर उन्होंने कहा हम आग लगा देंगे उतार के। फिर पहरा देते रहे, सूरज डूबने लगा। फिर 5 बजे तिरंगे झंडे को उतारा, सीने में लगा के ले गए, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उस दिन मैंने महसूस किया कि अगर आप दिल से भारत माँ से, वंदे मातरम से अगर प्यार करते हो, पंप गोलियां भी दूर भाग जाती। वो मैंने लाइफ में अनुभव किया। वो फिर मेरी जंग शुरू हो गई, मौत का कफन बांध लिया। अच्छा। फिर वो भगत सिंह जी का नारा था ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। गोलियां बम चलते रहे, हंसते हंसते खाते रहे। और लोग हमारे ज़्यादा होता है लंगर लगाते हैं, है ना, लंगर। तो मैं खून के लंगर लगाता था। मुझे पता था कि आज लोगों को मारा जाएगा, कहाँ मारा जाएगा, खून तैयार रहना चाहिए। तो मैं तीसरे चौथे दिन समाज के लोगों को, नौजवानों को इकट्ठा करके 100-100, 200-200 बोतल ब्लड बैंक में जमा करा देता था। उनके पास जगह ही नहीं, उस अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, उस वक्त जगह ही नहीं होती थी ब्लड रखने के लिए। फिर किसी और के रखते थे। मतलब हम ब्लड के लंगर लगाते थे कि कोई जख्मी होता उनको खून देना। ये काम करते रहे। और करते करते फिर बम गोलियां कई चल गए, दिल्ली भी चल गया, अमृतसर भी चल गया, गोलियां भी चल गई। जब नहीं मरता था तो फिर आतंकवादियों ने ये भी सोच लिया अब यार ये मरता नहीं। दिल्ली जब ब्लास्ट हुआ, वो टेररिस्टों ने कहा था यार ये इसके ऊपर आखिरी ब्लास्ट है, इसके यहाँ पर बम नहीं चलाएंगे। फिर कोई उठे, कहता नहीं मरता, मैं मारूंगा। मेजर सिंह नाम था उसका। तू कैसे मारेगा? कहता पूरे ट्रक में ये 40 किलो 45 किलो आरडी, मैं 100 किलो आरडी फिट कर दूंगा। जब इसका काफिला निकलेगा तो मैं इसके काफिले में ठोक दूंगा। तो सब मर जाते, वो भी मर जाते। तो कई टेररिस्ट पकड़े गए, कई बार हमें इन्फॉर्म कर दिया आप घर से ना निकलो। तो ये ज़िंदगी का सफ़र जो है वो ऐसे निकल गया। इसलिए कहता हूँ कि बोनस की ज़िंदगी। बोनस की ज़िंदगी। हाँ। तो लेकिन आपने बहुत शानदार तरीके से आप जी रहे हैं। नहीं, शानदार उसी की कृपा है जी। धर्म के साथ जुड़ा हूँ और अब मैं जैन धर्म से बहुत जुड़ा हूँ, है ना। क्योंकि मेरी एक आखिरी इच्छा यही है कि जब भी मौत आए, कभी मौत तो एक दिन आनी है, हर चीज़ की इंसान को तैयारी रखनी चाहिए। बम्बो गोलियों से कभी मौत आती है तो आखिरी समय पे मुझे पंजाब या दिल्ली मेरा संस्कार ना किया जाए, मैंने लिख के रखा है। अच्छा। और मुझे गुजरात की सौराष्ट्र की धरती है। हाँ। वो वहाँ जैन धर्म के सबसे पुराना इतिहास है, आदिनाथजी महाराज। मुझे उनके चरणों में मेरा संस्कार करना और आसपास लिख देना, खून से लथपथ बॉडी हो, लिख देना कि जियो और जीने दो। क्योंकि जैन धर्म का नारा जियो और जीने दो। और वो कहते हैं हमारे पाँव के आगे को कीड़ी भी ना मरे। और जब वो यात्रा करते हैं, बरसातों में यात्रा रोक देते हैं साधु संत कि कहीं मच्छर ना पैर के नीचे आके मर जाए। हम आदमियों को काट देते हैं, हम पहलगाम के अंदर बेचारे बहनों के सुहाग उजाड़ देते हैं, हम पंजाब के अंदर अभी सिंधु बॉर्डर पे किसान आंदोलन किसी व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। पंजाब के अंदर निहंग सिंह का बाना पहन के हम कोरोना काल के अंदर किसी पुलिस वाले का हाथ काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तलबानियों की तरह।
वो कहते हैं मक्खी मच्छर भी ना हमारे। तो मैं चाहता हूँ जाते जाते चलो जीते जी तो नहीं इनको समझा पाए, शायद मरने के बाद ये संदेश जाए एक सरदार ने पंजाब से वो जगह क्यों चुनी, क्या कारण था। अब जीते जीते नहीं हम कर पाए। अच्छा सर, 1993 में आपके ऊपर बहुत सीरियस एक अटेम्प्ट हुआ था असैसिनेशन का, तो उससे ठीक पहले आपकी जो सिक्योरिटी थी वो छीन ली गई थी, जैसा कि मेरी जानकारी में देखो मैंने मैं ना रिसर्च मेरे किया क्या था कि मैं जब पंजाब से मेरे ऊपर अटैक हुआ, पंजाब का बड़ा था, दिल्ली में थोड़ा छोटा था। पंजाब में 45 किलो RDX था, दिल्ली में 5 किलो कम था। जब मैं मिनिस्टर था तो हमें काम करने का शौक था। नरसिम्हा राव जी ने ये कहा था कि पंजाब में लोकतंत्र लाना है, गवर्नर रूल बहुत हो गया। PM हाउस में मैं कोई 2-3 महीने बाद सिख नौजवान लेके आया करता था, रास्ते में बसों पे गोलियां चलती थी, पर हम लाते थे पूरे देश को बताने के लिए कि सरदार से होते थे, नीली पीली पगड़ी सुंदर, है ना, संदेश देते। जैसे मैंने आपको बोला कि सरदार निकले, मुसलमान निकले, मैं उस वक्त वो काम भगवान मेरे से कराता था। तो बसों पे गोलियां चलती थी पर हम भी पूरी तैयारी जाते। तो नरसिम्हा राव जी ने भाषण देते देते कह दिया कहते बेटा मौत का कफन बांधना होगा, पंजाब में बहुत गवर्नर रूल हो गया, हमें लोकतंत्र लाना है, कांग्रेस की सरकार बने, BJP की बने, अकालियों की, कम्युनिस्ट, हमारा कोई मतलब नहीं, अब बहुत हो गया, हमने लोकतंत्र लाना है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। मेरी रैली में ऐलान किया, पर मुझे नहीं पता था कि ऐलान अगले दिन उन्होंने ऐलान कर दिया चुनाव होंगे। चुनाव होंगे तो पंजाब के अंदर कहा कि आपको चुनाव लड़ना। मैं कहा मैं चुनाव जिताऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। आतंकवादियों ने कह दिया बेटा चुनाव लड़ेगा बम्बों से उड़ा देंगे, को वोट डालने जाएगा हाथ काट देंगे, है ना, वोट जाए देगा हाथ काट देंगे। और मैंने कहा कि मैं तो मरूंगा, अब मैं चुनाव लड़ूंगा। जीता, सबसे ज़्यादा वोटों से जीता। फिर जब अमृतसर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद जब दिल्ली में आया 8 महीने बाद, नरसिम्हा राव जी को पता चला इसको मार देंगे, पर मुझे इतना पता नहीं था। दिल्ली जब आया, आके जब दफ्तर बैठा, सारा माहौल देखा जनपद के आसपास, तो मैंने कहा जी कार बम कोई लगा सकता है, ध्यान रखो। तो उस वक्त उन्होंने फिर कार बम बहुत बड़ा लगा दिया जी। बहुत लोगों 37 लोग मर गए उस वक्त। तो सुरक्षा 2 दिन पहले सुरक्षा विड्रा उन्होंने कर ली। नरसिम्हा राव जी फौरन गए हुए थे। उस वक्त मुझे सुरक्षा के बारे में इतना पता नहीं था, दिल्ली में सुरक्षा देता कौन है। हमारे तो पंजाब में था ना, SSP को बोला तो दे दी, दिल्ली में रिव्यू कमेटी फैसला करती है, वो बाद में पता चला। वो फिर एक दिन सुरक्षा को RP सिंह होते थे यहाँ दिल्ली पुलिस में, रिटायर्ड DGP हुए हैं, उन्होंने फिर मेरा कहा बेटा जी मैं एक दिन देता हूँ, आपस में किसी को बताना मत, कहूँगा कि लेटर जो है आपको नहीं मिला, तो आप होम मिनिस्टर को मिलने जा रहा था, तो उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। तो एक पुलिस अधिकारी की वजह से मेरी ज़िंदगी बच गई। अगर पुलिस अधिकारी मेरी ऑर्डर के मुताबिक सुरक्षा ले लेता तो आज मैं जिंदा ना होता। नहीं, लेकिन आपको तो भारत माता के लिए बहुत काम कर रहे थे, तो वो उनका जैसे कहते हैं ना कि आशीर्वाद था भगवान का। क्या हुआ खालिस्तान की अगर हम बात करें सर, तो खालिस्तानियों के खिलाफ आप ज़बरदस्त जो है आवाज़ बुलंद करते हैं। ये समस्या मतलब क्यों जब तब सिर उठाती रहती है, क्या है इसके पीछे? देखो एक चीज़ मैंने अब इतनी ज़िंदगी का सफ़र गुजर गया, अब जो मेरा एक अनुभव हुआ, कोई खालिस्तान नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है। जो चुप रहता है उसका मौन समर्थन करता है। बिल्कुल। जैसे आपने बोला चुप रहना भी गुनाह है, को बुराई हो रही, जैसे पहलगाम में घटना हुई, हम चुप बैठे हैं, कई समुदाय चुप बैठे हैं, तो इसका मतलब हम टेररिस्टों का समर्थन करते पावे ना हो, है ना। अब जो टेररिस्ट हैं खतरनाक, पाकिस्तान में मर रहे हैं बीमारियों से। परमजीत सिंह पंजवड़ जिनने मेरे दिल्ली पे अटैक किया था, वो पाकिस्तान में मर गया पीछे कोई 1-1.5 साल पहले। एक अभी महल सिंह बब्बर, जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ब्लास्ट किए, पंजाब में तो किए, दिल्ली में, सब जगह मास्टरमाइंड था, जर्मनी भी रहा है, अब वो पाकिस्तान में मर गया। और कई ऐसे टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में मर गए, अब उनके क्रियाक्रम पंजाब में हो रहे हैं जी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ISI ने नाम रखे हुए हैं बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स, लश्कर-ए-तौबा, है ना, ये नाम है पाकिस्तान ISI के, और आगे इनको कर दिया, ये तो क्लियर हो गया। और क्रियाक्रम अब जैसे निज्जर को मर गया वहां कनाडा के अंदर, उसका क्रिया पंजाब में हो रहा है। वो ISI का था, नार्को टेररिज्म का सबसे बड़ा स्मगलर था, किडनैपिंग बड़ी कराता था,
तो जितने भी कनाडा अमेरिका के अंदर सारे आईएसआई के प्लांटेड हैं, नाम सिर्फ खालिस्तान है। हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है, हम चुप रहते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान का सिख अपने गुरुद्वारा साहब के अंदर अपने भाई बहन को बुला के, प्रेस को बुला के ये कह देगा हम भारतीय हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह कलगीधर महाराज का देश है, गुरु तेग बहादुर जी का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, हमारा पाकिस्तान से कोई नाता नहीं, ये भूखे नंगे टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू जैसे लोग, इनसे कोई हमारा नाता नहीं, हम भारतीय हैं, को कहने को तैयार ही नहीं। मेरा सवाल है आपसे, आप जवाब दो। मेरा सवाल है क्यों? तिरंगा झंडा सरदार का नहीं है क्या? तिरंगा झंडा हिंदू का नहीं, मुसलमान का, ईसाई का नहीं है? मेरा सवाल है। तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के रोता जाता है, को मेरा सरदार भाई बोलता ही नहीं। मजे लेने में सब कुछ है, मजे सबने लेने हैं जिंदगी के। बिट्टा बोले तो क्यों बोला, क्यों ना बोलूं मैं? हमारी कौम मानवता के लिए बनाई गई, हमारी कौम का नुकसान क्यों करे, हमारी गुरुओं की इज्जत का नुकसान क्यों करे कोई? एक गौरवशाली परंपरा रही है सिख समुदाय हाँ? की, सिख धर्म की। हाँ, क्या हमें लाइसेंस मिल गया हम किसी को मार दे तलवानियों की तरह? अब मेरे पे जिसने हमला किया दिल्ली के अंदर, 3-4 से सारे फांसी से बच गए। सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनकी मदद करती रही, फॉरेन से फंडिंग आती रही, मैं अकेला रह गया। आज ही गवर्नर साहब को मिल के आया, एक टेररिस्ट है, उसको छोड़ने की चल रही है कि कोशिश कर रहे हैं, उनको गवर्नर साहब को लेटर दे के आया। तो सवाल वही मैं कहता हूँ कि बंदा इंसान जो है ना, कई बार आतंकवाद से नहीं हारता, मौत से नहीं हारता, राजनीतिक आतंकवाद से हार जाता है। पॉलिटिकल टेररिज्म बड़ा खतरनाक होता है, जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया। सर जरा से विस्तार से बताएंगे क्या है राजनीतिक आतंकवाद, पॉलिटिकल टेररिज्म जो आपने शब्द दिया है? मेरी ना शेखर सुमन ने एक मेरी इंटरव्यू ली थी बड़े साल पहले जी। शेखर सुमन ने, नाम यही था, शेखर शो या कोई ऐसा था, मूवर एंड शेखर। मुझे उसने एक सवाल पूछा कि आपको मौत से डर नहीं लगता? आपके ऊपर 14 बार हमले हुए। मैं कहने मौत मेरी दोस्त है, मौत जब आएगी तो मैं शहीद कहलाऊंगा, पर एक चीज़ से डरता हूँ। वो कौन सी चीज़? हैरान हुआ जब, यार तू कह ही दिया मैं डरता नहीं, मैं मरूँ तो शहीद कहलाऊंगा। मैं कहा मैं राजनीतिक आतंकवाद से डरता हूँ। मैं भगवान के आगे हमेशा प्रार्थना करता हूँ, मुझे जब भी मौत देना, जहाँ तो बम्बो गोलियों के देना, जहाँ अचानक देना, मुझे राजनीतिक आतंकवाद से मौत मत देना। वो बातें आज सच हुई। कब कहा, कितने साल पहले कहा? मेरा ख्याल 25-26 साल पहले कहा, आज मेरी बातें सच हुई। जिस आतंकवादियों ने दिल्ली में मेरे पे हमले किए, पता नहीं उन्होंने मेरी सुरक्षा को विड्रा किया था, करवाया था। 1 महीना रेकी करते रहे जनपद होटल में, 1 महीना, और उनके सामने दफ्तर पे बैठा हूँ। और आतंकवादियों को छुड़ा के ले गए, फॉरेन से फंडिंग भी आ गई, कपिल सिब्बल भी उनका वकील बन गया, तुलसी भी केएस वकील बन गया, मकुल रतोगी उनका वकील बन गया, और मेरे पास वकील ही नहीं। वकील है तो अपने खून पसीने की कमाई से 7 लाख रुपये एक पेशी का, उसका 20 लाख कहाँ से आया भी? 20 लाख रुपये आतंकवादी के लिए कौन डुंगाई तक जाएगा? तो फिर मैंने वो छोड़ ही दिया। मैं कहा मैं अपनी देश की सेवा करूं, इसमें उलझ गया तो फिर मैं उलझी अपने में जाऊंगा। अच्छा सर, वापस खालिस्तान पर आते हैं। एक सवाल मैं जानना चाहती थी कि आपने कहा था कि पाकिस्तान, कनाडा जो है दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। ऐसा क्या, मतलब ऐसा आपने क्यों कहा? क्यों कनाडा की जो धरती है वो खालिस्तानियों के लिए एक फर्टाइल लैंड बन गई है जहाँ पे वो फल फूल रहे हैं? देखो, कुछ चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होती, वो अमेरिका और कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया खुल के हो रही है जी। अगर मंदिरों पे हमले हो रहे तो कनाडा में हो रहे हैं। फुटबॉल बनाया जा रहा है, तिरंगे झंडे का वहाँ बनाया जा रहा है, यूके के अंदर बनाया जा रहा है, पर कनाडा के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा किया जा रहा है। वो दूसरा एक पाकिस्तान एक टेररिस्ट जैसे मुल्क होता है, किडनैपिंग करो, मार दो, मार के आप वहाँ कनाडा में छुप जाओ, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। और आज कनाडा बदनाम हो गया। देखो वहाँ को डिसिप्लिन नाम की चीज़ ही नहीं रही। आज ही खबर पड़ रहा था, एक गाड़ी आई, उसने 15 लोगों को ही मार दिया, एक गाड़ी नहीं मार दिया। तो वहाँ ऐसे हालात बन गए, तो कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन गया, आतंकवाद का अड्डा बन गया कनाडा। चलो ट्रंप जी आए, अब यहाँ अमेरिका में कंट्रोल हो गया, तो पहले तो कंट्रोल कम हुआ था, अब एकदम कंट्रोल हुआ, वो पूरा अड्डा बन गया। क्योंकि खालिस्तान के सबसे ज़्यादा नारे, हेडक्वार्टर मैं कहूँगा यहाँ नहीं, पाकिस्तान का खालिस्तान का जो हेडक्वार्टर वो उन्होंने कनाडा बना दिया। तो उसको क्या कहोगे कि ये मिनी खालिस्तान और मिनी पाकिस्तान बन गया? मैं तो यही कहूँगा जी। अब ये भी कहते हैं कि खालिस्तान ने सिखों का जो है ना चेहरा बदल दिया है।
अब सिख कहने में आपको मतलब कहीं ना कहीं खालिस्तान, आपको लगता है खालिस्तानी है? मैं बताता हूँ, ये जो सवाल पूछते हैं, ये सवाल पहले आज से कोई 10-15 साल 20 साल पहले कभी किसी ने सवाल बिल्कुल, पूछा नहीं। हाँ बिल्कुल। सिखों पर कभी नहीं, कोई 19,000 हिंदुओं को भी आपने मार दिया पंजाब के अंदर, हम्म, ठीक, 19,000 बेकसूर हिंदुओं को मारा, जिसके हाथ में लाठी नहीं, बंदूक नहीं, कृपान नहीं, तरछूल नहीं। उन्हें देखा ये हिंदू है, और जिस सरदार के सिर में पगड़ी नहीं, ये भी हिंदू, उसको ठट्ठा 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 करके लाइन में खड़ा करके मार दिया। सिखों को अलग मार दिया। पर किसी भी दुनिया के अंदर किसी ने उसके बारे में सोचा ही नहीं, भूल गए, कहने छोड़ो यार, हमें उजाड़ दिया तुमने, कोई तुम तो मेरे बड़े भाई हो। जहाँ तो हरमंदर साहब में जाने का हिंदू धर्म का फर्क पड़ा हो, 110 करोड़ हिंदू गुरुद्वारे में खास तौर पे, और हरमंदर साहब में तो जाता है। ये तो पक्की है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं जो आपने बोला, ये और भी पत्रकारों ने मेरे से, अब क्यों उठ रहे हैं? जब आप किसान आंदोलन के वक्त जब राष्ट्रपति 26 जनवरी मनाते हैं, शहीदों के परिवार मेडल के लेने के लिए बैठे होते हैं, दुनिया के एम्बेसडर मिनिस्टर वहां पे होते हैं, पूरी कैबिनेट होती है, और आप जानबूझ करके लाल किला में तिरंगे झंडे के ऊपर चढ़ जाते हैं, और पाकिस्तान कहता है दिल्ली में कब्जा खालिस्तानियों का हो गया, न्यूज चल जाती है, ठीक। और मेरा ख्याल 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर इंडिया गेट है, अगर काफिला वहां चला जाता फिर मेरा सवाल आपसे, फिर क्या होता? पर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि ये मेरे सिख भाई हैं, भाई गोली मत चलाना, इनकी लाठियां भी सहन कर लो, गोलियां भी सहन कर लो। दिल्ली पुलिस के जवानों को पैरों में रोदा भी जाता है, पर नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कहते। उसके बाद अब फिर आंदोलन करते हैं, एक ही नारा होता है, पहले इंदिरा गांधी मारी, मोदी अब तुमको मार देंगे। पहले इंदिरा गांधी मारी, बेअंत सिंह बिट्टे को मारा, अब अमित शाह तुमको भी मारेंगे। हम पाकिस्तान के बॉर्डर खुल गए, हम दिल्ली कब्जा कर लेंगे। मतलब ये क्या है ये? तो फिर क्या कहेंगे लोग? फिर एक छोटा बच्चा जब कनाटपले से जा रहा होगा, मेरे सिर पे पगड़ी होगी, जिसने देखा होगा तिरंगे झंडे का 26 जनवरी का अपमान, वो मम्मी अपने को कहेगा ये खालिस्तानी जा रहा है जिसने तिरंगे झंडे का अपमान किया था। बार बार सवाल वहीं आता है। चुप रहना भी गुनाह है, चुप रहना भी समर्थन करता है, ना भी करता हो इल्जाम लगेगा, चाहे मैं हूं चाहे मेरा सिख भाई हो। चलिए सर, समर्थन की अगर बात करते तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़े रहे, पीवी नरसिम्हा राव जी ने आपको जिंदा शहीद का दर्जा भी दिया, लेकिन इधर आप देख रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी की या मोदी गवर्नमेंट की बहुत तारीफ करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या आपको लगता है कहीं कोई दर्द, कहीं कोई तकलीफ है कि जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई? कोई शिकायत है आपकी उनसे, जो लग रहा है कि अब हो रहा है वो काम होना चाहिए था राष्ट्र के लिए? जो नहीं, मैं बताऊं जी, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी है ना, 30 साल हो गए मुझे यूथ कांग्रेस को छोड़े को, 30 साल। और चीफ मिनिस्ट्री जब मुझे 96 में मिल रही थी, बेअंत सिंह जी की बम्बों की शहादत हुई जी, तो मैंने चीफ मिनिस्ट्री मना कर दी थी। मैं कहा नरसिम्हा राव जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मेरा मकसद था, उस पहले भी बचपन जैसे बताया मेरा जलियांवाला बाग में राष्ट्र प्रथम, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने देश को आज़ादी लेके दी थी, उस वक्त लीडर अच्छे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी अच्छे थे, बड़े बड़े अच्छे लीडर थे जिनके साथ हमने काम किया। तो नरसिम्हा राव जी तक बड़ा अच्छा काम चला, राजीव गांधी जी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ भी मेरा अच्छा काम चला। पर जब इनकी विचारधारा बदल गई टेररिज्म के ऊपर, मैं छोटी सी बात सुनाता हूँ, मुझे याद आई जब मुझे यूथ कांग्रेस से हटा दिया गया तो सीताराम केसरी जी ने हटाया था, प्रेसिडेंट थे, तो कहते बेटा आपको कोई सेवा देते। मैं कहा दे दो। मैं कहा मुझे ना जहाँ तो कश्मीर देना जी, या असम या मणिपुर दे देना जहाँ टेररिज्म है। कहते ठीक है। तो फिर मुझे बुलाते हफ्ते बाद, कहते हैं बेटा वो ना हम तुमको जिम्मेदारी दे नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस के लीडर साहब गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल साहब मेरे पास आए, अगर बेटा को कोई ऑफिस बेरर बनाओगे, मुझे शायद ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहे थे, तो कांग्रेस के दफ्तर में बैठेगा, जैसे आगे बम फटा है कांग्रेस में, इतने लोग मर गए ऑफिस में, तो हमारा नुकसान हो जाएगा, बेटा मेरी मजबूरी। उस दिन के बाद फिर मेरा मन बदल गया। मैंने कहा नहीं यार छोड़ो यार, जब इनके, मैं तो देश के लिए अपना जीवन दिया, अब ये मेरे शरीर से डरने लग गए। अब कभी मैं किसी लीडर को जब बम ब्लास्ट होता था, कहते हैं अहमद पटेल या कोई, मैं आपके घर आ रहा हूँ, कहते नहीं हम आपके पास आते, आप मत आइए। उनको लगता था कि यार इसके पीछे टेररिस्ट लगे। मैं सारे हालातों को देखा। फिर एक बार
मुझे कांग्रेस ऑफिस में मोनी मोनी जी हैं, सीताराम केसरी के खास होते थे। सोनिया गांधी शायद प्रेसिडेंट बन गई, तो मैं अपना रूटीन थी, दफ्तर जाता था, चाय चो पी के आ जाता। तो मोनी कहने लगा एक बार यार सोनिया गांधी जी को मिलो। मैं कहा छोड़ यार, अब ख़त्म हो गया अब ऐसा। तो उसके बाद उसने बड़ा कहा, मैं कहा चल, टाइम फिक्स किया, मैं कहा चलता हूँ, पर एक शर्त है, मैं घर जाऊँगा, ऑफिस में लाइन में नहीं लगूंगा। अब सारी ज़िंदगी में बचपन में देख लिया था, कोई इच्छा तो थी नहीं बनने की। खैर उन्होंने टाइम दिया, घर गए, कहते जी ऑफिस में है। मैं कहा मैं तो जाऊँगा नहीं। मैंने मोनी को कहना यार अब मिल लो। जैसे मैं अंदर गया, अंदर पहले तो देखा बलराम जाखड़ जी को लाइन में बैठे हुए, फिर देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, फिर मैंने देखा नारायण देव तिवारी को, फिर मैंने देखा माधवराव सिंधिया जी को, फिर एक शायद को सीनियर लीडर और था। और मैं कहा ऐसे ही कहा, मैं कहा बेटा जब ये लगे तू भी लग लाइन में, अब तू भी मिल ले, देखो क्या होता है। चलो मेरी बारी आई, मैं अंदर जाके बताने लगा, मैडम ये बम ब्लास्ट हुए। उन्होंने कोई इतना ना ध्यान, जैसे कहते ना, जैसे ध्यान नहीं दिया, वो दिमाग में समझ आ गई कि ये भारत है भाई, वापस इधर जाना मुश्किल है बड़ा। मैंने अपने रास्ते को बदल के किसी पार्टी में नहीं गया। फिर मैंने एक एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑर्गेनाइज शुरू की, फिर मैंने शहीद परिवारों की मदद करनी शुरू की। बड़ा संघर्ष किया। जब कारगिल का युद्ध हुआ, परिवारों को सरकार कुछ नहीं देती थी, मैंने 5-5 लाख रुपया दोस्तों का ग्रुप बना के विज्ञान भवन में फंक्शन करके, किसी पॉलिटिशियन को नहीं, शोभना भारती जी हिंदुस्तान टाइम के मालिक, दलेर मेहंदी ने उस वक्त 20-25 लाख याद है दिया, और आर्मी चीफ रहे जगजीत सिंह अरोड़ा, 71 जंग के हीरो, नॉन पॉलिटिकल, सरकारों को जगाया, फिर सरकारों ने उनको पेट्रोल पंप दिए। तो एक संघर्ष किया। संघर्ष के बाद फिर नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने सब परिवारों के लिए 1-1 करोड़ कर दिए जो शहीद होगा। तो मुझे नरेंद्र मोदी जी का, देखो मेरी जो लड़ाई थी कि टेररिज्म थी। अब जो व्यक्ति टेररिज्म को ख़त्म करता हो, वो मेरा धर्म से भी प्यार है, जो उस चीज़ पे काम कर रहा हो, मैं पार्टी में ना जाऊं तो मैं क्या नवाज शरीफ के भाई की तारीफ करूंगा, या बेनज़ीर भुट्टो की तारीफ करता है, या मैं मुशर्रफ की तारीफ करता। मेरे तब देश का प्रधानमंत्री जो कर रहा है, जो टेररिज्म से मुक्त भारत को करा रहा है, तो मैं उसके लिए बोलता हूँ, तो कौन सी बुरी बात है। मेरा सपना तो वही था, मैं तो बोनस पे हूँ कि टेररिज्म हिंदुस्तान के अंदर समाप्त हो जी। तो उन्होंने किया। आज अमित शाह जी ने अब कहा कि मैं तो नक्सलिज्म 30 तारीख तक खत्म कर दूंगा, तो किया। थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, किया। उनके संकल्प हैं, उनके संकल्प को सपोर्ट करना मेरा कर्तव्य बनता है। पर पद लेना, कोई राज्यसभा लेना, कोई और फायदा लेना, किसी कमेटी का मेंबर बनना, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं अब लोगों का हूँ, मैं बची ज़िंदगी मेरी समाज के लिए। मैं कई बार रास्तों में जाता हूँ, लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, लोग कहते हैं वो देशभक्त आ गया। मैं हूँ नहीं हूँ, पर मुझे फ़ख्र होता है। तो मैं अपने आप को समझता हूँ, बेटा अब तू अपने परिवार के लिए नहीं है, या तू देश के लिए, या तू समाज के आम पब्लिक के लिए जो तुम्हें मानते हैं। ये नहीं कि केजरीवाल की तरह संघर्ष शुरू कर दो, भीड़ घरों में रहे, बस उनकी ब्लेसिंग रहे, मुझे आशीर्वाद देते रहे, बस इतना है मेरा, और कोई मकसद नहीं। तो वाकई देश के इकलौते जिंदा शहीद बिट्टा जी का ये कहना है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये जो आतंकवाद की समस्या है इसका स्थायी समाधान मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एकजुट हो जाए। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, अगर आप एक हो गए तो किसी ना तो सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही किसी भी तरह की एयर स्ट्राइक की, ना ही किसी तरह की युद्ध की। बिना खून खराबा किए आप एक हो जाइए, राष्ट्र एक हो जाएगा, और फिर आपकी ताकत को दुनिया की कोई भी देश झुका नहीं सकती, कमतर नहीं आ सकती। आपको बहुत शुक्रिया सर हमारे इस शो में आने के लिए।